हेलो एस्पिरेंट्स, आज के न्यूज़ टुडे के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम 19 जुलाई की जो महत्वपूर्ण खबरें रही हैं, उनका इस अंक में विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आइए आगे बढ़ने से सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं उनके बारे में। कि आज की 5 जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली खबर रहेगी हमारी डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में। दूसरी खबर होगी हमारी स्टेबल कॉइन का विनियमन जो हो रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तीसरी हमारी महत्वपूर्ण खबर होगी सामाजिक संगठनों की राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चौथी जो हमारी मुख्य खबर है वो है भारत में परमाणु खनिज, मतलब भारत में परमाणु खनिजों का वितरण कहाँ-कहाँ है और क्या उसमें रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पांचवी महत्वपूर्ण खबर हमारी रहेगी ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस, उसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ-साथ में हम लोग जानेंगे कुछ संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में भी, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के बारे में बात करेंगे। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। पैक्ट फॉर फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। नेत्र MK2 उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही सुर्खियों में रहा एक स्थल है जो कि सूडान है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बात करते हैं आज की हमारी पहली खबर की। आज की हमारी पहली खबर है डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में। देखिए इसमें क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल जो है, उसमें हाल ही में मामला देखने को मिला है डिजिटल अरेस्ट का। डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से वहां पे धोखाधड़ी हुई और 100 लोगों से लगभग 100 करोड़ रुपए जो है धोखाधड़ी के माध्यम से ठगी किए गए। तो इसके बारे में जानते हैं कि वास्तव में ये चीज क्या हुई है या फिर डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। देखिए अगर डिजिटल अरेस्ट को सिंपल से शब्दों में हम लोग समझने का प्रयास करें तो ऐसा होता है कि एक साइड होता है जैसे कोई जांच एजेंसी हो गई, उसके अधिकारी हो गए, और दूसरी साइड हो गया पीड़ित जिसको कि लक्षित किया जा रहा है। जांच एजेंसी का कोई अधिकारी हो गया और एक पीड़ित हो गया जिसको कि लक्षित किया जा रहा है। जांच एजेंसी का अधिकारी आइदर कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से इसको कॉल करेगा, है ना। कॉल करेगा और बोलेगा कि आप इस जांच में लिप्त पाए गए हैं या फिर आपके खिलाफ ये अपराध है, तो हमें अगर उस अपराध से आपका नाम हटाना है, जैसे कि अपना नाम जांच से हटाने के लिए या फिर आपको अपराध मुक्त बनाने के लिए आप हमें पैसा दीजिए। और जो जांच अधिकारी इस साइड से बात कर रहा होता है वो फर्जी हो रहा होता है। तो यहां पे लोग डर के क्या करते हैं, जांच एजेंसियों के नाम पर जो साइबर फ्रॉड जो लोग रहते हैं उनको पैसा दे देते हैं। तो ये होता है डिजिटल अरेस्ट। यानी कि क्या हो रहा है, डिजिटल डिजिटल जो माध्यम है उनका उपयोग करके जो पीड़ित है उससे पैसे ऐंठे जा रहे हैं, और सामने कौन बंदा ऐंठ रहा है, जो कि जांच अधिकारी बन के बात कर रहा है। तो इसको सिंपल से शब्दों में हम लोग बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट के, है ना। और इसमें धमकी दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, बोला जाता है कि जो पीड़ित है उसका एक तरह से सोचने समझने का तरीका होता है, उस पर कंट्रोल कर लिया जाता है और उससे धन की मांग करी जाती है। बोले जाते हैं कि उससे कि हम आपका जो नाम है वो जांच से हटा देंगे, या फिर रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो प्रदान करने के बहाने उसको फर्जी खातों में पैसे उससे ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं पीड़ित से। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिजिटल अरेस्ट। और आगे बात करें इसमें क्या है, देखिए इसका प्रशासनिक पहलू क्या है। मतलब जैसे कि हम बार बार इस चीज को देखते हैं कि जो कानून व्यवस्था है, पुलिस और लोक व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। परंतु केंद्र की भी वहां पे कुछ जिम्मेदारियां हैं। केंद्र की जिम्मेदारी क्या है कि केंद्र राज्यों को मदद करेगा विविध योजनाओं के माध्यम से कि राज्य जो है उनकी कानून व्यवस्था की देखभाल करने के लिए उनका क्षमता निर्माण हो सके। ठीक है, साथ साथ में राज्य उनको तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है और वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। तो राज्य और केंद्र की एक अलग अलग भूमिका है देश में लोक व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बनाने को लेकर। तो डिजिटल अरेस्ट के हमने प्रशासनिक पहलू की थोड़ी सी बात करी। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। और देखिए अगला है इसमें कि डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए। मतलब भारत में अगर ये समस्या हो रही है, देखिए डिजिटल अरेस्ट जो है एक प्रकार का साइबर फ्रॉड है। तो इस साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी नीतियां या कौन कौन से कार्यक्रम लागू किए हुए हैं ताकि ये जो समस्या है साइबर अपराध की, से निपटा जा सके। तो उसमें सबसे पहला है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, यानी कि I4C। देखिए ये होम मिनिस्ट्री जो है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री, उसके अंतर्गत काम करता है और जितने भी भारत में साइबर अपराध होते हैं उन सब के लिए एक तरह से केंद्रीय समन्वय निकाय है।
मतलब सारे के सारे जितने भी साइबर अपराध हो रहे हैं उसमें एजेंसी जितने भी काम कर रही है उन सबके साथ कोऑर्डिनेशन करने का, समन्वय करने का काम किसको दिया गया है? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र को दिया गया। ठीक है, एक और इसमें बनाया गया है साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र। साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र जो है वो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है उसके अंतर्गत ही स्थापित किया गया है। और इसमें क्या है, इसमें बैंक हो गया, दूरसंचार प्रदाता हो गया, या फिर कानून प्रवर्तन विभाग या एजेंसियां होगी, वो सारे के सारे इस केंद्र में, शमन केंद्र में मिलकर काम करते हैं। शमन का मतलब ये हो गया कि हमें जो साइबर अपराध का खतरा है उसको पहले से ही भांपना है और उसको कम करना है। ठीक है, अगला क्या किया हुआ है, एक किया हुआ है समन्वय प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। समन्वय प्लेटफॉर्म क्या है, देखिए इसमें यह है कि साइबर अपराध के खतरे की हम लोगों ने अभी प्रशासनिक पहलू की बात करी थी कि इसमें केंद्र की भी जिम्मेदारी बनती है और राज्य की भी जिम्मेदारी बनती है। तो समन्वय प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि अंतरराज्यीय अपराध जो अगर हो रहे हैं या उससे संबंधित कोई डाटा है तो वो किस में आएगा, समन्वय प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा जा सकता है या फिर वो प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगला देखते हैं संदिग्ध रजिस्ट्री। संदिग्ध रजिस्ट्री क्या है कि एक्चुअली ये बैंकों के सहयोग से इसको शुरू किया गया है संदिग्ध रजिस्ट्री को, और ये बोला है कि साइबर अपराधियों की इस रजिस्ट्री के माध्यम से पहचान की जा सकती है। यानी कि जो बैंक है वो साइबर फ्रॉड जो लोग होते हैं उनका कुछ ना कुछ एक तरह से डाटा मेंटेन करके रखते हैं ताकि उनकी जो साइबर अपराधी हैं उनकी पहचान की जा सके, और उसके लिए बनाया गया संदिग्ध रजिस्ट्री। ओके, आगे देखते हैं और क्या है, और भी कुछ प्रयास चल रहे हैं उनके बारे में देखते हैं। और क्या चल रहा है, रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट्स। देखिए एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है साइबर क्राइम गवर्नमेंट gov.in। साइबर क्राइम gov.in के अंतर्गत एक नया फीचर डाला गया है, वो है रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट्स। तो ये क्या है कि जो नागरिक है वहां पे जो आपराधिक लोग हैं उनका डाटाबेस को सर्च कर सकते हैं, किसके माध्यम से, रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट्स के माध्यम से। ठीक है, और ये साइबर क्राइम gov.in जो वेबसाइट है उसके अंतर्गत एक फीचर है। अगला देखते हैं क्या है, देखिए एक और प्रमुख एजेंसी है जो कि साइबर अपराध के क्षेत्र में भारत में काम करती है, तो उसने डिजिटल अरेस्ट जो है उसको लेके कुछ दिशा निर्देश जारी करे हैं। उसने बोला कि डिजिटल अरेस्ट की सिचुएशन में आप लोग क्या करें, है ना। तो उसने ये बोला है कि सबसे पहले तो आपको जो कॉल कर रहा है कोशिश करो कि उस आदमी की आप पहचान कर सको, या फिर जांच कीजिए, देखिए कि किसने आपको कॉल किया है ना। फिर ये देख, आपको घबराना नहीं है, ऐसे नहीं कि आप तनाव में आ जाओ कि कोई जांच एजेंसी का आदमी मुझे कॉल कर रहा है और पैसे मांग रहा है। आप घबराए नहीं और तनाव में आके पैसे तो बिल्कुल ट्रांसफर मत कीजिए, और थोड़ा सा दूर उस सिचुएशन से हटने का प्रयास कीजिए जो अभी आपके साथ इसका कॉल आया उसका ना। फिर ये बोला गया है कि अगर आपसे कोई पर्सनल जानकारी मांग रहा है, कोई व्यक्तिगत जानकारी मांग रहा है, तो आपको व्यक्तिगत जानकारी उसके साथ साझा नहीं करनी है। ठीक है, साथ साथ में उसमें यह बोला गया है कि आपका जो डिवाइस है, जो डिवाइस की जानकारी, जिस भी आपको कॉल आया, व्हाट्सएप आया, ईमेल आया, उसकी जानकारी भी आपको साझा नहीं करनी है। ये सर्ट इन जो है, सर्ट इन की फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है, उसके द्वारा ये कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा निर्देशों को अगर आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है आप डिजिटल अरेस्ट जैसी जो सिचुएशन है उससे बच सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो है आज की। देखिए दूसरी महत्वपूर्ण खबर क्या है, स्टेबल कॉइन का विनियमन। स्टेबल कॉइन का विनियमन, ये क्या हुआ है, हाल ही में जो यूएस कांग्रेस है उसने एक कानून पारित किया है, उस कानून का नाम है जीनियस एक्ट। और उस जीनियस एक्ट के माध्यम से यूएस कांग्रेस ये करने का प्रयास कर रही है कि जो स्टेबल कॉइन्स होती है उनके लिए एक विनियामक ढांचा बनाया जाए या फिर नियम कानून बनाया जाए ताकि उनको बेहतर तरीके से विनियमित किया जा सके। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो यही निकल के आती है कि जो स्टेबल कॉइन्स है वो क्या है। देखिए स्टेबल कॉइन्स जो है वो एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का मे बी पॉसिबल कि आप लोगों ने नाम सुना हो। स्टेबल कॉइन्स जो है वो भी एक प्रकार के क्रिप्टो करेंसी ही है, परंतु इसमें क्या होता है कि इन जो स्टेबल कॉइन्स का जो मूल्य होता है, जो भी जिस भी रेट पे वो चल रही होती है, उनको किसी भी प्रकार की अन्य मुद्रा हो गई, कोई वस्तु हो गई, या फिर कोई वित्तीय साधन हो गया, उससे उनका मूल्य जुड़ा हुआ होता है। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता है कि किसी वस्तु, मुद्रा या फिर वित्तीय साधन के साथ उसका मूल्य जुड़ा होता है, परंतु यहां पे
स्टेबल कॉइन्स में ऐसा होता है कि उसका जो मूल्य है वो किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि स्टेबल कॉइन्स में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो कम होते हैं और ज्यादा स्थिर रहती है। स्टेबल कॉइन के माध्यम से जो भुगतान है हम लोग आसानी से कर सकते हैं और तेज गति से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है टेथर। टेथर एक स्टेबल कॉइन है जिसका जो कीमत है वो अमेरिकी डॉलर से जुड़ी हुई है। जितनी अमेरिकी डॉलर ऊपर नीचे होगा उस हिसाब से टेथर जो है उसका कीमत ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो ये स्टेबल कॉइन्स के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने समझा अभी। अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए स्टेबल कॉइन्स जो है वो इनका उपयोग क्यों बढ़ रहा है, मतलब क्यों स्टेबल कॉइन्स आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। तो सबसे पहले तो इसमें यही बात है कि इनका अंडरलाइनिंग एसेट है। ठीक है, उसमें क्या है कि आधारभूत या अंतर्निहित परिसंपत्ति होती है। मतलब स्टेबल कॉइन के साथ, जैसे कि हमने शुरुआत में बात करी, स्टेबल कॉइन के साथ कोई ना कोई मुद्रा जुड़ी हो सकती है, कोई वस्तु जुड़ी हो सकती है, कोई वित्तीय संसाधन उसके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इसकी वजह से इनकी जो कीमत रहती है वो ज्यादा स्थिर रहती है एज कंपेयर टू द बिटकॉइंस। ठीक है, और जब ज्यादा स्टेबल होगी तो लेन देन के लिए ज्यादा भरोसेमंद होती है स्टेबल कॉइन्स। अब अंतर्निहित मूल्य या फिर आधारभूत मूल्य क्या होता है, देखिए मतलब उसके मूल्य के पीछे कोई ना कोई जवाबदेहिता होती है या फिर कोई ना कोई एक संस्था या ऐसा मालिक होता है जो उसकी कीमत या फिर उसकी कीमत को देखता रहता है कि कितना इसमें उतार चढ़ाव हो रहा है या कितना नहीं हो रहा है, या फिर उसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अंतर्निहित या परिसंपत्ति मूल्य। जैसे कि मैं आपको एक बताऊं कि आपके पास जैसे कोई गोल्ड कॉइन है, तो उस गोल्ड कॉइन का प्राइस जो है वो गोल्ड का जो रेट ऊपर नीचे जाएगा उस हिसाब से बढ़ता रहेगा, है ना। कम ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं होगा, गोल्ड के हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो एक प्रकार का वो स्टेबल हम समझ सकते हैं कि किसी के साथ उसमें जुड़ा हुआ है, गोल्ड कॉइन में एक धातु जुड़ी हुई है। तो ऐसे स्टेबल कॉइन्स जो होती है उनके पीछे कोई मुद्रा होती है, कोई एक प्रकार का कोई मूल्य होता है, या फिर कोई करेंसी हो सकती है, या फिर कोई वस्तु या फिर कोई वित्तीय संस्थान जो है उसको सपोर्ट कर रहा हो सकता है। ठीक है, आगे इसमें क्या है कि हाँ मतलब जारीकर्ता कोई बैंक भी हो सकता है स्टेबल कॉइन को, गैर वित्तीय संस्थान भी हो सकता है, या फिर कोई बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनी है वो भी जारी करता है, इसकी हो सकती है। ठीक है, अगला क्या है, देखिए स्टेबल कॉइन्स जो है उनका विनियमन किया जा सकता है। उनका जो जो भी नियम कानून है उसके तहत संचालन निकाय जो जो भी उसको जारी कर रहा है उसके द्वारा विनियमन किया जा सकता है। परंतु क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो करेंसी का विनियमन नहीं किया जा सकता। क्रिप्टो करेंसी एक तरह से स्वतंत्र होती है, तो इसलिए स्टेबल कॉइन का जो उपयोग है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब स्टेबल कॉइन के या फिर क्रिप्टो, भारत में क्या इसका सिनेरियो है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो परिसंपत्तियां जो है उनका विनियमन किस प्रकार से होता है। तो हम लोग पहले यही बात करें, देखिए भारत में क्रिप्टो करेंसी का विनियमन करने के लिए अगर कोई डेडिकेटेड कानून की बात करें तो ऐसा कोई प्रत्यक्ष विनियमन कानून भारत में तो नहीं है। ठीक है, परंतु एक वित्त अधिनियम 2022 के तहत कुछ बात करी गई थी। उसमें यह बोला गया था कि जो वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियां हैं यानी कि वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो हैं, अगर उन पे आप पूंजीगत लाभ कमाते हो तो आपको 30% की टैक्स की दर के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। मतलब आपके पास कोई ऐसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है और आज आपने 100 रुपए में खरीदा, कल को वो आपका 200 रुपए में बिक रहा है, 1 साल बाद 2 साल बाद जब भी बिक रहा है, तो उसमें 30% जो आपको ये 100 रुपए लाभ हुआ उसमें 30% का लाभ आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये टैक्स लगाया गया वीडीए पर। ठीक है, अब वीडीए क्या है, तो वीडीए को भी अपने आप में डिफाइन किया गया है, और वो डिफाइन कहां किया गया है, आयकर एक्ट 1961 के अंतर्गत। आयकर अधिनियम जो है 1961 का, उसके तहत वीडीए यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो हैं उनको डिफाइन किया गया है। अब क्या है ये, तो देखिए वीडीए का अर्थ है कि क्रिप्टोग्राफिक जो माध्यम है, क्रिप्टोग्राफिक जो तरीके हैं या अन्य माध्यमों से उत्पन्न कोई भी जानकारी, कोई जानकारी ऐसी हो सकती है, कोई कोड हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है, या फिर कोई टोकन हो सकता है। कोई भी जानकारी हो सकती है, कोई कोड हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है, कोई टोकन हो सकता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप या तो ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उन्हें स्टोर कर सकते हैं, या फिर उनका व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो वो क्या है, वीडीए, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी होती है, या फिर नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी जो होता है इत्यादि। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है
कि भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेके कोई एक डायरेक्ट कोई कोड नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जो उसको विनियमित करता हो। साथ साथ में दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि वीडीए जो है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो है, उनके ऊपर अगर आप पूंजीगत लाभ प्राप्त करते हैं तो 30% की रेट से आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। और वीडीए की जो डेफिनेशन है वो आयकर एक्ट 1961 है, वो उसके अंतर्गत बताई गई है। ठीक है। और एक जो डेवलपमेंट और भारत में हुआ, ये हुआ कि 2023 में क्या हुआ कि जो वीडीए को टीएमएलए 2002 का जो एक्ट है उसके दायरे में लाया गया। मतलब ये बोला गया कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, अगर उसके माध्यम से आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं तो आपके ऊपर ये जो एक्ट है 2002 का वो लागू हो सकता है। ठीक है। तो ये भारत में हमने बात करी कि जो डिजिटल परिसंपत्तियां हैं उन पे क्या चीज लागू होती है, क्या नहीं लागू होती। ओके। अब क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है उसके बारे में हल्का सा जानते हैं। देखिए, सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए जो होता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं माइनिंग। कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग के माध्यम से जटिल गणितीय जो समस्याएं हैं उनको हल करते हैं और फिर उससे कुछ कॉइन्स तैयार होती हैं और उन कॉइन्स को क्रिप्टो कॉइन्स बोला जाता है। ठीक है। अब जो ये क्रिप्टो कॉइन्स है या फिर क्रिप्टो करेंसी है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, इसकी जो प्रक्रिया हो गई वो तो माइनिंग की हो गई, परंतु किस सिद्धांत पे काम करती है? तो सिद्धांत होता है डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर के जो सिद्धांत है उसके माध्यम से काम करती है, या फिर उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन, उसके माध्यम से काम करती है। अब ये होता क्या है? देखिए, पब्लिक लेजर जो होता है या फिर बही खाता जो होता है, एक प्रकार का एक वो है, डिस्ट्रीब्यूशन की है, उसमें सभी प्रकार के जो लेन देन होता है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर लगातार, जैसे कि एक तरह से ये बही खाता हो गया, इसमें सभी प्रकार के जो लेन देन हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा और ये कंटिन्यूअसली बेसिस पे ऐड होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। जो भी अगर कोई नया खाता आता है तो उसके माध्यम से अपडेट होगा और आगे पीछे के जितने भी ब्लॉक्स रहेंगे इसके सबका एड्रेस इसके पास होगा। तो अब ये अपडेट हो रहा है टाइम से टाइम पे और यह रिकॉर्ड मुद्रा रखने वाले लोगों के पास रहता है। अब जो ये रिकॉर्ड रहता है पब्लिक लेजर वाला, ये रिकॉर्ड किसके पास रहेगा? जिसके पास फिर डिजिटल कॉइन्स होती है, क्रिप्टो करेंसी वाली, क्रिप्टो कॉइन्स जिसके पास होगी उसके पास ये रिकॉर्ड होगा, पब्लिक लेजर वाला। ठीक है। और बनाने की प्रक्रिया को माइनिंग बोलते हैं, हम लोगों ने देख लिया। और फिर कैसे कर सकते हैं? अगर कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ऐसा ब्रोकर्स जो है, उसके माध्यम से आप क्रिप्टो जो कॉइन्स है उनकी लेन देन खरीद बिक्री कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात करा कि क्रिप्टो करेंसी, दो चीज इसमें ध्यान रखनी है, माइनिंग के माध्यम से उसको बनाया जा रहा है और डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर के सिद्धांत पे एक काम कर रही है। ठीक है। अब देखते हैं हमारी आज की जो तीसरी महत्वपूर्ण खबर है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, तीसरी महत्वपूर्ण खबर है हमारी सामाजिक संगठनों की भूमिका। हाल ही में क्या हुआ है, जो लोकसभा अध्यक्ष है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि जो सामाजिक संगठन है वो समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इस न्यूज में हम लोग जानेंगे कि सामाजिक संगठन होते क्या क्या है और कैसे विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक संगठन है वो समाज के विकास में योगदान देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि सामाजिक संगठन वास्तव में होता क्या है। कि सिंपल सी डेफिनेशन है, समाज के जो लोग होते हैं और समूह होते हैं, लोग और समूह होते हैं, वो किस प्रकार से अंतर क्रिया कर रहे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो होते क्या होते हैं? सामाजिक संगठन। एक समूह होता है जिसमें समाज में लोग होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं, वो होते हैं सामाजिक संगठन। और सामाजिक संगठन औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी हो सकते हैं। औपचारिक की अगर मैं सामाजिक संगठन की बात करूं तो औपचारिक सामाजिक संगठन में धार्मिक संस्थाएं होती है, बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं, शैक्षिक संगठन होते हैं वो औपचारिक होते हैं, श्रमिक संघ होते हैं वो औपचारिक होते हैं। अनौपचारिक में जैसे आपके परिवार का संगठन हो गया, मित्र मंडली आपकी हो गई, या फिर सहकर्मी जहां पे आप काम कर रहे हैं वो समूह आपका हो। ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। अब इसमें एक इसके माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन से संगठन होते हैं। देखिए, सामाजिक संस्थाएं एक साइड दी हुई है और एक साइड दिया हुआ है कि उनकी राष्ट्र निर्माण में भूमिका क्या है। तो सबसे पहले परिवार की बात करते हैं कि परिवार की वास्तव में राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका होती है। अगर परिवार की बात किया जाए तो परिवार क्या करता है? जो सामाजिक मानदंड और जो मूल्य प्रचलित होते हैं, सामाजिक मानदंड और मूल्य या फिर जो नैतिक शिक्षाएं या नैतिक व्यवहार जो प्रचलित होते हैं उनको सिखाता है। और एक तरह से माना जाता है कि ये प्राथमिक पाठशाला होती है किसी की भी,
क्योंकि व्यक्ति जब छोटा होता है तो अधिकांशतः किसके पास रहता है? परिवार के साथ। पहली पाठशाला परिवार को बोला जाता है और माता को प्रथम शिक्षिका भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये परिवार की भूमिका हो गई और परिवार यहाँ पे एक तरह से समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज जो है वो बनाने में योगदान देता है। अगली अगर मैं बात करूं धार्मिक संस्था जो होती है उनकी क्या भूमिका है, तो देखिए धार्मिक संस्थाएं जो होती है वो एक प्रकार से नैतिक रूपरेखा प्रदान करती है ना। करुणा हो गया, क्षमा हो गया, या फिर दान जो हो गए, जैसे मूल्य होती है उनको मजबूत करती है। आपने देखा होगा कभी आप लंगर खाने जाते हैं या लंगर देखा होगा आपने, तो वहां पे हो गया दान वाली बात हो गई एक तरह से, है ना। और जो गरीब लोग हैं वो खाना खाते हैं, तो करुणा, क्षमा या फिर दान जैसी जो चीजें हैं उनको समाज में मजबूत करते हैं धार्मिक संगठन जो होते हैं, है ना। और कल्याणकारी कार्य से गरीबी को कम करने का प्रयास भी करते हैं जो धर्मार्थ संगठन जो होते हैं। ठीक है, अगला अगर हम लोग बात करें शैक्षिक संस्था के बारे में, जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं वो किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाते हैं, तो शैक्षिक संस्थान जो होते हैं वो आपको ज्ञान प्रदान करते हैं, वो आपको कौशल प्रदान करते हैं, आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं, आपको टीम वर्क के बारे में सिखाते हैं, आपको मूल्यों के बारे में सिखाते हैं कि डिफरेंट प्रकार के वैज्ञानिक मूल्य कौन से हैं, तार्किकता के मूल्य कौन से हैं, और व्यक्ति को भविष्य में जो भी विभिन्न जिम्मेदारियां उसको मिलने वाली है सार्वजनिक जीवन में या फिर व्यक्तिगत जीवन में, उसके लिए शिक्षण संस्थान उसको तैयार करते हैं। ठीक है, अगला देखिए एनजीओ जो गैर सरकारी संगठन है वो क्या भूमिका निभाते हैं समाज या फिर राष्ट्र के निर्माण में क्या भूमिका निभाते हैं, तो देखिए एनजीओ की भूमिका तो काफी बड़ी होती है वैसे भी, है ना। तो नीतियां बहुत सी बार जो सरकार जो नीतियां बना रही होती है उनको दिशा देने में या फिर उन पर प्रभाव डालने में बड़ी भूमिका निभाते हैं एनजीओ। जैसे कि एक एग्जांपल है कि आरटीआई अधिनियम को प्रभावित करने में मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक जो एनजीओ है उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जागरूकता और क्षमता निर्माण का कार्य भी करते हैं एनजीओ, जैसे कि लैंगिक मुद्दों के क्षेत्र में जो सेवा नामक एक एनजीओ है, ट्रेड यूनियन जो है वो इस क्षेत्र में काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। बेहतर सेवा वितरण को भी ये प्रभावी बनाते हैं एनजीओ, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम एनजीओ है जिसकी अक्सर एजुकेशन के मामले में लेके रिपोर्ट आती रहती है। ठीक है, और एक हो गया लोकतंत्र को मजबूत करने में भी भूमिका निभाते हैं, जैसे कि एक एडीआर नामक एनजीओ है ना, तो वो राजनीति को अपराध मुक्त बनाने का प्रयास कर रहा है ना। तो जैसे एडीआर की फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो इस प्रकार से हमने देखा कि परिवार, धार्मिक संस्था, शैक्षणिक संस्था और गैर सरकारी संगठन जो है वो राष्ट्र के निर्माण में क्या भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं हमारी चौथी महत्वपूर्ण खबर की। हमारी चौथी महत्वपूर्ण खबर है कि भारत में परमाणु खनिज के बारे में। देखिए हाल ही में सरकार ने क्या किया है, अपतटीय क्षेत्रों में परमाणु खनिजों के संचालन अधिकार नियम जो है 2025 वो अधिसूचित करे हैं। इसकी वजह से ये न्यूज में आया कि भारत में जो परमाणु खनिज है उनके बारे में जानकारी, है ना। तो सरकार ने ये जो अपतटीय क्षेत्रों में परमाणु खनिजों के संचालन के अधिकार नियम 2025 जो लेके आई है वो एक्चुअली एक एक्ट है 2002 का, उसका नाम है अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास विनियमन अधिनियम जो है, उसके तहत सरकार ने ये जो नियम है वर्तमान में अधिसूचित करे। तो देखते हैं इसमें डिटेल देखते हैं बाकी क्या है आगे। तो देखिए ये जो नियम सरकार लेके आई है, नियमों के अंदर हमें बहुत नहीं जाना है, नियमों का उद्देश्य क्या है। नियमों का उद्देश्य है कि अपतटीय जो क्षेत्र है उसमें यूरेनियम और थोरियम जैसे परमाणु खनिज जो है उनका अन्वेषण करना है और खनन करना है, उसको विनियमित करने के लिए सरकार ने ये जो नियम है ये अधिसूचित किए हैं वर्तमान में। ठीक है, अब ये सरकार ने बोला है कि ये जो नियम है ये तभी लागू होंगे जब परमाणु खनिजों का जो संकेंद्रण है, मतलब किसी अगर एरिया से परमाणु खनिज पाए जा रहे हैं वहां पर जो संकेंद्रण है वो एक निश्चित न्यूनतम मात्रा या फिर निश्चित न्यूनतम स्तर जो है अगर उससे अधिक है तो ही ये लागू होंगे। ऐसे नहीं कि थोड़ी बहुत मात्रा में परमाणु खनिज वहां पे उपलब्ध है और आप अन्वेषण या खनिज खनन करने लग गए हो। तो सरकार ने ये बोला है कि जब एक निश्चित स्तर का अगर परमाणु खनिज वहां पे विद्यमान होगा तो ही हम इन नियमों को लागू करेंगे। ठीक है, अब नियमों के तहत सरकार क्या करेगी, जैसे कि वही होगा कि जो भी संस्थाएं होंगी सरकार उनको अन्वेषण के लिए यानी कि रिसर्च के लिए या फिर वहां पे खनन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्रदान करेगी। सेम चीजें अगर कोई विदेशी संस्थान भी है तो भी उसको सरकारी प्राधिकारी जो है, जो भी गवर्नमेंट का ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो भी डिपार्टमेंट है उससे
परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये नियमों के बारे में आगे देखते हैं इसमें और न्यूज में क्या है। देखिए अब इसमें न्यूज में है कि हमारे देश में यूरेनियम और थोरियम का भंडार कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भारत में प्रमुख परमाणु खनिज जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरेनियम की। अगर यूरेनियम के भंडारों की बात की जाए तो झारखंड, आंध्रा, मेघालय और राजस्थान, 4 स्टेट्स जो है भारत के, उसमें सबसे ज्यादा भंडारण किसका पाया जाता है? यूरेनियम। अगला क्या है? देखिए जादूगोड़ा जो एक खान है झारखंड में जो है, ये देश की पहली खदान थी जहां पे वाणिज्यिक स्तर का यूरेनियम जो है वो निकाला गया था। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि पहली खदान कौन सी थी जहां से वाणिज्यिक स्तर का यूरेनियम निकाला गया था, तो वो थी जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा एक महत्वपूर्ण खदान होगी जहां से यूरेनियम का खनन किया जाता है। अगली कुछ महत्वपूर्ण खदानें दी हुई है जैसे कि लंबापुर, पड्डागट्टू, है ना, पड्डागट्टू ऐसा हो गया आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक जगह है वहां पे होता है। अब एक हो गया जैसे बगजादा खदान जो कि झारखंड में है। ये भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खदानें हैं जहां से कि यूरेनियम का खनन किया जाता है। अब देखिए एक यूरेनियम के साथ भारत में एक लिमिटेशन ये है कि यूरेनियम के जो भंडार है भारत में वो बहुत छोटे छोटे से हैं, छोटे छोटे से हैं, और भारत जो दुनिया का जितना भी यूरेनियम प्रोडक्शन होता है वो भी काफी कम करता है, और भारत में साथ साथ में जो गुणवत्ता है यूरेनियम की वो भी काफी कम है विश्व की तुलना में। तो भारत में यूरेनियम के बाद में अगर बात किया तो भारत में यूरेनियम का खनन भी कम होता है, भंडार भी कम है, और एक तरह से उसकी गुणवत्ता भी कम है वैश्विक स्तर के हिसाब से। अगला देखते हैं और क्या है। देखिए अब थोरियम की बात करते हैं जो दूसरा महत्वपूर्ण परमाणु खनिज है उसके बारे में। अब जैसे कि यूरेनियम के भंडार तो भारत में सीमित है, परंतु थोरियम के भंडार जो है वो भारत में प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, एक रेत होती है मोनोजाइट, है ना, उसमें लगभग 8 से 10% जो है वो थोरियम होता है। और ये महत्वपूर्ण रूप से कहां पाया जाता है? केरल और ओडिशा के जो समुद्र तट है वहां पे जो रेत है, उस रेत में मोनोजाइट के काफी समृद्ध भंडार है, और उस मोनोजाइट में क्या पाया जाता है? आपका थोरियम पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है हमें कि यूरेनियम तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, परंतु थोरियम जो है वो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, अब एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं और भी कि भारत में किस किस जगह पे यूरेनियम के भंडार है। तो देखिए इधर से शुरू करते हैं वेस्ट साइड से। यहाँ पे राजस्थान में है, जो फील्ड है वो नॉर्थ दिल्ली फोल्ड बेल्ट में पाए जाते हैं। और बात करें तो हैदराबाद जो हो गया, हैदराबाद में पाए जाते हैं। कर्नाटक का जो भीमा बेसिन है यहाँ पे पाए जाते हैं। तेलंगाना का नॉर्थ कडप्पा बेसिन है यहाँ पे पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश का जो हो गया साउथ कडप्पा बेसिन यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, झारखंड में सिंहभूम शियर जोन जो है वहां पे पाए जाते हैं। मेघालय की बात करा जाए तो मेघालय में एक बेसिन है महादेव बेसिन, वहां पे यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। तो एक ये डायग्रामेटिक तरीके से हो गया कि भारत में यूरेनियम के भंडार कहाँ कहाँ है। तो अगर स्टेट की बात करें तो मेघालय हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना, आंध्रा, है ना, इन स्टेट्स में मेनली भारत में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। अब एक और जो हमारी आज की महत्वपूर्ण न्यूज है उसके बारे में बात करते हैं कि वो न्यूज क्या है। देखिए ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस, ये भी कुछ क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी न्यूज है। और इसमें क्या है, देखिए हाल ही में भारत सरकार के कुछ संस्थान है उनने मिलकर एक व्हाइट पेपर जारी किया इसको लेके, तो ये न्यूज में आया है। तो कौन कौन से संस्थान थे वो? एक मेती मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो गया। ठीक है, सर्ट इन एक हो गया, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, सर्ट इन हो गया। और एक साइबर सुरक्षा फर्म हो गई सीसा, इसने ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस शीर्षक से इन तीनों ने मिलकर वर्तमान में एक श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर जारी किया है। इस वजह से ये न्यूज में आया है। तो देखते हैं इस खबर के अंतर्गत क्या है। देखिए क्या है, अब जो ये बात आई व्हाइट पेपर जारी करने की, तो क्या ऐसे इन डिपार्टमेंट्स के या फिर इन संस्थाओं के दिमाग में आया कि क्यों हमें जरूरत पड़ रही है क्वांटम साइबर रेडीनेस की आवश्यकता क्यों है? कुछ भविष्य की टेक्नोलॉजी है, तो भविष्य में अगर उसका लाभ होगा तभी तो हमें उसकी आवश्यकता पड़ रही है। तो उसमें यह बोला गया है कि हमें भविष्य में क्वांटम साइबर रेडीनेस की आवश्यकता है, क्योंकि पहला तो ये हो गया हार्वेस्ट नाउ
डिक्रिप्ट लेटर, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि क्वांटम साइबर रेडीनेस की हमें इसलिए आवश्यकता है कि हम लोग अभी क्या करेंगे, जितना भी डाटा होगा उसको अभी स्टोर कर लेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, उसको डिक्रिप्ट करेंगे बाद में, जब ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी, क्वांटम साइबर रेडीनेस, है ना। तो बाद में जब क्वांटम कंप्यूटर्स विकसित हो जाएंगे, क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है एक अच्छी मात्रा में विकसित हो जाएगी, तब हम लोग क्या करेंगे, उस सारी सूचना को डिक्रिप्ट करेंगे कि वास्तव में वो क्या था। ठीक है, अब अगला क्या है इसमें, रिक्वेस्ट शमीर एडलमेन, RSA। तो देखिए इसमें क्या है कि एक तरह से ये जो वर्तमान जो टेक्निक है, जिसका एक भारी सा नाम है, ये है एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, एक प्रकार का जो वर्तमान में जितनी भी डिजिटल सुरक्षा है उसको प्रदान करता है, या उसका आधार है, जो ये नाम है ना, रिक्वेस्ट शमीर एडलमेन, है ना, RSA। तो जब भविष्य में कुछ ऐसा होगा आने वाले सालों में, जब क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी या फिर क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप होंगे, तब ये जो एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है, जो कि वर्तमान में डिजिटल सुरक्षा का आधार है, ये अप्रचलित हो जाएगा पूरी तरह से। तो इसकी वजह से भी हमें क्वांटम साइबर रेडीनेस की आवश्यकता है, मतलब तैयार रहने की आवश्यकता है क्वांटम साइबर को लेकर। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें और क्या है कि देखिए ये है कि क्वांटम साइबर रेडीनेस जो है उसके लिए रोड मैप की बात करी गई है कि कैसे हम इसको आगे भविष्य में बढ़ाने वाले हैं। तो पहला तो यही बोला कि आधारभूत मूल्यांकन और रणनीतिक योजना बनाई जाए। आधारभूत मूल्यांकन मतलब ये बोला गया कि जो भी क्वांटम सुमेध परिसंपत्तियां हैं उनकी पहचान करो, उनका मूल्यांकन करो और उनके लिए एक प्रकार की रणनीतिक योजना बनाओ। ठीक है, दूसरा ये बोला गया कि प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी जो है, उसकी तैयारी करना है और क्षमता निर्माण करना है, ये बात इसमें की गई। जैसे उदाहरण के लिए बोला गया कि जो मौजूदा अवसंरचना है उसका मूल्यांकन करना है और उसको अपग्रेड करना है, ताकि हम लोग टेक्नोलॉजिकल रूप से तैयार हो सके। अब साथ साथ में चरणबद्ध रूप से जो संगठनात्मक कार्यान्वयन है उसको भी ठीक करना है, यानी कि जो संगठनात्मक संरचना होती है किसी भी टेक्नोलॉजी में ट्रांजिशन करने के लिए, उसको भी धीरे धीरे उसका क्रियान्वयन करना है। जो परिवर्तन होना चाहिए वो बहुचरणीय होना चाहिए, और जो भी हमारी संरचना है, प्राथमिकता है, संसाधन है, या जोखिम सहन करने की जो क्षमता है, उसके अनुसार धीरे धीरे वो होना चाहिए। ठीक है, आगे ये बोला गया है कि लचीलापन, निगरानी और भविष्य के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। जैसे कि एक उदाहरण इसमें बात की गई, क्वांटम टेक्नोलॉजी में इसको यूज करते हैं, जैसे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बोला कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका क्रियान्वयन धीरे धीरे तरीके से किया जाए। ये रोड मैप है भविष्य के लिए कि हम क्वांटम साइबर जो है उसके लिए किस प्रकार से रेडीनेस हो सकते हैं, ये बात इसमें बोली कि ये कुछ चीजें करके हम लोग उसके लिए तैयार हो सकते हैं भविष्य के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। अब देखिए इसमें कुछ क्वांटम सुरक्षा के बारे में बात करिए, क्वांटम साइबर सुरक्षा। तो वो क्या है, इसमें दो चीजों के बारे में बात है, वो देखते हैं क्या है। अब इसमें दो दो दृष्टिकोण शामिल है, जो भी ये बात करी जा रही क्वांटम साइबर सुरक्षा, इसमें दो दृष्टिकोण शामिल है। पहला ये है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, दूसरा है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। दो प्रकार के दृष्टिकोण है, क्या है थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। PQC यानी कि पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ये क्या बात करता है, ये बोलता है कि ऐसे एन्क्रिप्शन जो होता है, ऐसे हमें एन्क्रिप्शन के तरीके विकसित करना है जो कि क्वांटम कंप्यूटर जो है उस पर अगर कोई हमला हो रहा है तो उसको सह सके, साथ साथ में जो पारंपरिक सिस्टम है उसको भी काम कर सके। भविष्य में आप जब क्वांटम कंप्यूटर बनाने वाले हो, अगर उसके ऊपर कोई हमला होता है तो क्या करना है, ये एन्क्रिप्शन तकनीक जो है उसको सह सके और उसको सुरक्षा प्रदान कर सके। अगला है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। तो एक्चुअली ये क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या है कि एक प्रकार का सिद्धांतिक रूप से अनब्रेकेबल एन्क्रिप्शन तकनीक है। अनब्रेकेबल एन्क्रिप्शन तकनीक विकसित करने के लिए क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत जैसे कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित होती है। सिंपल सा क्या है कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी अगर आपको करना है आगे वाले भविष्य में, तो आपको ये करना है कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से अनब्रेकेबल ऐसी एन्क्रिप्शन तकनीक को बनाना है जो कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के जो सिद्धांत है QKD उस पर आधारित होती है। मतलब ये दोनों बात ये करी गई है कि अगर हमें भविष्य में क्वांटम साइबर सुरक्षा को प्रदान करना है तो हमें दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो ये हो गया पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी होनी चाहिए, और दूसरा हो गया क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, जिसे कि एक तरह से क्वांटम इंक्रिप्शन भी बोलते हैं। इंक्रिप्शन यही होता है कि जो भी कोड रहता है उसको इंक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आज की जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं उनके बारे में।
हमारी पहली जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं उसमें से पहला है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में। देखिए हाल ही में क्या हुआ, जो यूक्रेन है वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है इसका 125वां देश सदस्य देश बना है। तो उसके बारे में न्यूज है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय वो क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसे कि नाम से दिख रहा है, एक तरह से एक पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो कि ऐसे व्यक्तियों की जांच करता है या फिर अभियोजन करता है जिन पर गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में शामिल होने का आरोप है, ऐसे मामलों पर। अब वो कौन कौन से मामलों को ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखता है, उसमें हो गया अगर कोई व्यक्ति जो है वो नरसंहार यानी कि जीनोसाइड, जिसने बड़ी मात्रा में लोगों को मारा है वो किया हो, युद्ध अपराध किया हो, वार क्राइम्स उसने किया हो, ठीक है, मानवता के विरुद्ध उन्होंने कोई अपराध किया हो तो उनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है आपराधिक न्यायालय उसमें ले जाया जा सकता है उस मामले को। आक्रमण का क्राइम ऑफ एग्रेशन अगर उसके खिलाफ हो, ठीक है। तो ये तो अभियोजन हो गया कि इन 4 मामले को लेके किसी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो है उसमें केस किया जा सकता है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना कब हुई इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी रोम संविधि जो था उसके तहत हुई थी और इस रोम संविधि को 1991 में अपनाया गया था और पूर्ण रूप से ये 2002 में लागू हुआ। यानी कि इस न्यायालय ने जो काम करना शुरू किया एक तरह से मान सकते हैं 2002 में शुरू किया, ठीक है। और भारत जो है, भारत के बारे में अगर बात करें तो भारत जो है, भारत ने जो रोम संविधि है इसकी अभी पुष्टि भारत ने नहीं की हुई, यानी कि एक तरह से मान सकते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है उसमें शामिल नहीं है ना। और इसका मुख्यालय की बात करें, आईसीसी का मुख्यालय क्या है, तो इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में, ठीक है। तो ये हमने पहली खबर की बात करी। अब देखते हैं अगली खबर क्या है हमारी। अगली खबर है हमारी कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखिए हाल ही में जो भारत सरकार का श्रम ब्यूरो है उसने कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए जो सीपीआई है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उसको चेंज किया है। उसके आधार वर्ष को चेंज किया है। आधार वर्ष को चेंज करके 2019 कर दिया है। 2019 इज इक्वलेंट टू 100 कर दिया है। पहला आधार वर्ष क्या था? पहले आधार वर्ष था 1986-87, ठीक है। तो आधार वर्ष की अगर बात करें ग्रामीण श्रमिकों के लिए और कृषि श्रमिकों के लिए तो चेंज होके क्या हो गया, 2019 हो गया। अब ये कौन जारी करता है सीपीआई ग्रामीण श्रमिकों के लिए और कृषि श्रमिकों के लिए? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का, उसके तहत श्रम ब्यूरो जो है उसके द्वारा ये आंकड़े संकलित किए जाते हैं और प्रकाशित किए जाते हैं, ठीक है। अब सीपीआई क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिस कीमत पर उपभोक्ता को वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध रहती है उसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोलते हैं। और ये सूचकांक जो है वो उन कीमतों में परिवर्तन को नापता है, ठीक है। अगला क्या है, देखिए अब इसमें बताया हुआ कि कृषि श्रमिक क्या है। कृषि श्रमिक वही है जो एक या एक से अधिक कृषि कार्यों में संलग्न हो और उसे नगद के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से या दोनों के माध्यम से अपनी मजदूरी को प्राप्त करता है, ठीक है। बहुत सी बार ग्रामीण क्षेत्रों में होता है कृषि में कि नगद पैसे में ना मिलके अनाज या इस प्रकार की किसी वस्तु के रूप में मजदूरी मिलती है। अब ग्रामीण श्रमिक की बात करके, ग्रामीण श्रमिक कौन है? तो ग्रामीण श्रमिक भी वही हो गया जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में या तो कृषि कार्यों में भी हो सकता है या गैर कृषि कार्यों में शारीरिक श्रम करता है और नगद में या किसी वस्तु में या फिर दोनों का मिश्रित रूप में अपनी मजदूरी को प्राप्त करता है। तो हम लोगों ने जो बात करी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो चेंज हुआ है कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए, उनके बारे में। इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि उस आधार वर्ष को चेंज करके 2019 कर दिया गया है और इसको कौन जारी करता है? तो श्रम ब्यूरो, जो कि रोजगार और श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए खबर है NSCSTI 2.0 क्या है, इसका फुल फॉर्म वो देखते हैं। क्या है कि हाल ही में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जो है उन्होंने नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2.0 है, वो जो फ्रेमवर्क है वो जारी किया। मतलब सिविल सर्विसेज के लिए जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उसका एक फ्रेमवर्क जारी किया गया है। तो ये फ्रेमवर्क जो 2.0 ये किसने बनाया है, किसने इसका विकास किया है? तो एक क्षमता निर्माण आयोग है
उसके द्वारा इस फ्रेमवर्क को बनाया गया है, उसने इसका विकास किया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो भविष्य में सिविल सर्विसेज को जो भी ट्रेनिंग देनी है या जो भी देश की आवश्यकता है उसके अनुसार उन्हें ट्रेनिंग प्रदान करनी है, उसका खाका इसमें तैयार किया गया है। मुख्य विशेषताएं क्या है, तो ये बोला गया है कि व्यवस्थित मूल्यांकन के मापदंड होंगे सिविल सर्विसेज के, समावेशी डिजाइन होगा इसमें जो भी बनाया जाएगा, डिजिटल अनुकूल बात करी गई है, जो भी ट्रेनिंग होगी उसको लेके हाइब्रिड लर्निंग मॉडल के साथ एकीकृत किया गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मिलाया जा सकता है, या फिर फील्ड ट्रेनिंग और पढ़ाई वाला जो हिस्सा होता है दोनों को मिला के। अब ये जो क्षमता निर्माण आयोग जिसने इसकी स्थापना करी है, जिसने इसका विकास किया है इन स्टैंडर्ड्स का, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का, तो उसके बारे में देखते हैं। देखिए इसकी स्थापना 2021 में की गई थी, क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना 2021 में की गई थी। और नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसको लागू करता है। किसको लागू करता है? नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। सिविल सर्विसेज जो है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है उसको कौन लागू करता है? क्षमता निर्माण आयोग। और एक्चुअली ये जो पूरा फॉर्म लिखा हुआ है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, इसी को मिशन कर्मयोगी भी कहा जाता है, जो कि भारत सरकार ने शुरू किया था। ठीक है, और अब बाकी तो ये हो गया, एक कार्यकारी संस्थान है जिसकी 2021 में स्थापना की गई थी और मिशन कर्मयोगी को ये दिखता है या फिर उसका संचालन करता है। ठीक है, तो इस न्यूज में इतना था। अब अगला देखते हैं, अगली न्यूज क्या है हमारी। अगली न्यूज है हमारी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप। एक ऐप है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए क्या है, हाल ही में जो ग्रामीण विकास मंत्रालय उसके सामने ये बात निकल के आई कि जो ये ऐप है NMMS है ना, कि ऐप जो है उसका कुछ दुरुपयोग हो रहा है और उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। तो उसने बोला कि नहीं, ये चिंताजनक बात है, हमने तो ट्रैकिंग करने के लिए इस ऐप को बनाया था, इसमें कैसे गड़बड़ियां हो रही है। तो जब ये बात निकल के आई तो फिर उन्होंने बोला कि जो मनरेगा हमारी योजना चल रही है तो उसमें पारदर्शिता और जो जवाबदेहिता बनती है उस पर भी कहीं ना कहीं चिंताएं जाहिर की गई केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो ये ऐप क्या है, इस ऐप के बारे में बात करते हैं। देखिए जो ऐप है इसकी शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ही की गई थी और इसमें यह बोला गया कि जो मनरेगा के तहत श्रमिक की जो उपस्थिति है उसको दर्ज करने के लिए जियो टैग या फिर टाइम स्टैम्प के माध्यम से प्रतिदिन उनकी तस्वीरें अपलोड किया थे। पहले ये होता था कि मनरेगा में अगर कोई काम करने जा रहा है उसकी जगह कोई और इंसान चला जाया करता था या फिर आया नहीं करते थे, जबरदस्ती के जॉब कार्ड बनवा के पैसा उठा लिया जाता था। तो ये बोला गया कि जियो टैग के माध्यम से और टाइम स्टैम्प के माध्यम से उस मजदूर का फोटो अपलोड किया जाएगा इस ऐप पे। ठीक है, ये बात इसमें की गई थी जब ये ऐप बना था। तो इसमें यह था कि जो फर्जी तरीके से उपस्थिति दर्ज होती थी और फर्जी जो लाभार्थी थे उनको हटाया जा सकता था और योजना के क्रियान्वयन में बेहतर पारदर्शिता लाई जा सकती थी। अब ये देखा जाए कि और क्या था। अब इस ऐप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो ये ऐप जो है वर्तमान में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम जो भाषा है उसमें उपलब्ध है। ठीक है, अब ऐप को लेके चिंता यही है कि अब ये देखने को मिल रहा है कि जवाबदेही और वित्तीय गड़बड़ियां हो रही है कि गलत फोटो अपलोड करना या फिर एक ही मजदूर जो है उसका एक फोटो ले लिया और उसी फोटो को बार बार अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इस ऐप को लेके अपने आप में समस्या आ रही है ना। वो ट्रांसपेरेंसी की जो बात कह रही थी वो कहीं ना कहीं भंग हो रही है। दूसरा ये इस ऐप को लेके चिंता ये भी है कि अभी ऐप जो है वो इंटरनेट के माध्यम से काम करती है या इसका जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ काम करती है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण भारत में अभी भी जो वास्तविक लाभार्थी है उस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे मनरेगा का, क्योंकि ग्रामीण भारत में अभी भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जो कमी है। ठीक है, तो इस ऐप के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करी। आगे देखते हैं क्या है। एक है जो अगली न्यूज है हमारी, वो है पैक्ट फॉर फ्यूचर। पैक्ट फॉर फ्यूचर क्या है? देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का एक कुछ डायलॉग चल रहा था, उसमें भारत ने बोला कि पैक्ट फॉर फ्यूचर के लिए वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, हम बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। तो इसमें हम लोग यही जानते हैं कि पैक्ट फॉर फ्यूचर वास्तव में है क्या। देखिए पैक्ट फॉर फ्यूचर जो है 2016 में 2024 में एक सबमिट हुई थी, उसका नाम था सबमिट ऑफ द फ्यूचर। उसमें ये पैक्ट फॉर द फ्यूचर अपनाया गया था। अब इसमें क्या शामिल है, थोड़ी सी बातें इसमें शामिल है। पैक्ट फॉर फ्यूचर में शामिल है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। मतलब इसमें ये बोला है कि ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट जो है कि जो विभिन्न देश हैं जो भी समझौते को अपना रहे हैं या जो भी इसको अभिलिखित कर रहे हैं
या अपना रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं जो भी इस क्षेत्र में, तो ये बोला गया कि डिजिटल क्षेत्र में हम सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। ठीक है। दूसरा इसमें ये बोला गया कि डिक्लेरेशन ऑन द फ्यूचर जनरेशन, मतलब भविष्य का जो जनरेशन आएंगी उनके बारे में भी अगर कुछ बात करनी होगी तो हम लोग बैठ के बात करेंगे, ऐसा बोला गया पैक्ट फॉर फ्यूचर जो पैक्ट था उसमें। ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए, ये अलग अलग जो भी मुद्दे हैं वर्तमान वाले या भविष्य में जो मुद्दे खड़े हो सकते हैं उनके बारे में कुछ स्पष्ट प्रतिबद्धताएं बनाता है और लक्ष्य रखता है कि इन प्रतिबद्धताओं को लेकर जो विभिन्न देश हैं वो एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। ठीक है। अब प्रतिबद्धताओं में कौन कौन से शामिल हो सकते हैं? मानवाधिकार हो सकते हैं, लैंगिक समानता के मुद्दे शामिल हो सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। तो ये सारी बात किसके अंतर्गत है? पैक्ट फॉर फ्यूचर के अंतर्गत। और भारत ने बोला है कि हम पैक्ट फॉर फ्यूचर के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, हम कहीं नहीं जा रहे। ठीक है। और इसमें देख लेते हैं, इसमें थोड़ी सी बात हो रही है, वो क्या है कि अब कौन कौन से क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएं तय कर रहा है, जो भी वर्तमान में जो मुद्दे चल रहे हैं या भविष्य में आने वाले उनके बारे में कर रहा है। जैसे कि सतत विकास और विकास के लिए वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा उसके लिए हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए वो प्रतिबद्धताएं हो गई, विज्ञान और टेक्नोलॉजी हो गया, इनोवेशन हो गया, डिजिटल क्षेत्र हो गया, युवा और अगली पीढ़ी जो आने वाली उसके बारे में, ग्लोबल गवर्नेंस में जो बदलाव हो रहा है या फिर आगे कैसे सहयोग किया जाए, ये सब पैक्ट फॉर फ्यूचर है उसमें बात की गई। ठीक है। तो अगली खबर है हमारी नेत्र MK2 के बारे में। देखिए, नेत्र MK2 क्या है? केंद्र सरकार ने हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन अर्ली बोर्न एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इंडिया कार्यक्रम के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की गई है और इसी को नेत्र MK2 प्रोग्राम भी बोला जाता है। ठीक है। तो अब जानते हैं कि नेत्र MK2 जो है वो वास्तव में क्या है। तो देखिए, अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो जो ये अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है इसको एयरबस A321 जो है उसके प्लेटफॉर्म पे इसको लगाया जाएगा, है ना। और ये लंबी दूरी के जो भी खतरे होंगे उनको पता लगा सकता है, उनको ट्रैक कर सकता है और उनकी निगरानी करने में सक्षम होगा। ठीक है। ये केवल एक विमान नहीं होगा, ये एयरबस A321 एक बल्कि एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर होगा जो अपने आप में खतरों के ऊपर नजर रखेगा और देश की जो क्षमताएं उनको मजबूत करेगा। इसमें कुछ सिस्टम लगे हुए हैं जैसे कि मिशन कंट्रोल सिस्टम हो गया या फिर ये AESA रडार हो गया, ये कुछ चीजें इसमें लगी हुई। टेक्नोलॉजिकल चीजों में हम लोग ज्यादा नहीं भी जाएं तो ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है कि नेत्र MK2 क्या है, तो वो है एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। अब अगली देखते हैं न्यूज क्या है। अगली न्यूज है हमारी इन्विक्टस के बारे में। इन्विक्टस के बारे में अगली न्यूज है। तो देखिए क्या हुआ है हाल ही में कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है ESA और यूनाइटेड किंगडम की फ्रेजर नेश ने इनविक्टस परियोजना जो है उसकी शुरुआत करी है। और इनविक्टस परियोजना के अंतर्गत वो क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? इसका उद्देश्य हाइपरसोनिक तकनीकों का विकास करना। मतलब एक सिंपल सी वर्ड में अगर कोई पूछे कि इनविक्टस परियोजना किससे संबंधित है, तो हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको बनाने के लिए। और कौन कौन से देश सहयोग कर रहे हैं? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सहयोग कर रही है और यूके सहयोग कर रहा है ना। अब क्या है इन्विक्टस परियोजना, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, इन्विक्टस जो है ये बात कर रहा है कि दोबारा उपयोग किए जाने वाला एक्सपेरिमेंटल एयरोस्पेस यान, एक तरह से मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंटल एयरोस्पेस यान होगा जिसको कि दोबारा उपयोग कर सकते हैं और इसकी जो गति होगी वो मैक 5 से ज्यादा होगी, यानी कि ध्वनि की गति से 5 गुना गति अधिक से ये उड़ान भरेगा। वित्त पोषण, मतलब इसके लिए पैसे कौन दे रहा है इस परियोजना के लिए? तो ESA यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसका एक प्रोग्राम चलता है, जनरल सपोर्ट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एलिमेंट द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना को किया जा रहा है। ठीक है। तो इन्विक्टस क्या है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एक परियोजना है। अब क्या इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है जिसके बारे में ये बात करी जा रही है? ये जो एक्सपेरिमेंटल यान होगा इन लोगों का, वो ये बोल रहा है कि निरंतर हाइपरसोनिक गति से ये जो यान है वो उड़ान भर सकेगा। ठीक है। और अपग्रेड किसको किया जा सकता है ना, अगर उड़ान परीक्षण अभियानों के बीच में ही सामग्री, सॉफ्टवेयर और प्रणोदन प्रणाली को बदला जा सकता है। मतलब ये बोल रहा है कि जब जो ये विमान बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि हाइपरसोनिक गति से उड़ेगा, उसमें अगर कुछ चेंज करना होगा परीक्षण के दौरान तो वो चेंजेस भी किए जा सकते हैं। ठीक है। महत्व क्या होगा? देखिए, महत्व इसका ये है
कि ये जो परियोजना है इसका महत्व ये होगा कि हाइड्रोजन ईंधन आधारित प्री कूल्ड एयर ब्रीदिंग प्रणोदन प्रणाली की उच्चता सिद्ध करना। मतलब बात ये बोल रही है कि आने वाले भविष्य की ये टेक्नोलॉजी है हाइपरसोनिक जो चल रही है, और इसमें बोला कि इसका उद्देश्य है कि हाइड्रोजन ईंधन आधारित प्री कूल्ड एयर ब्रीदिंग प्रणोदन प्रणाली है, उसकी जो उपयुक्तता है, मतलब वो उपयुक्त होगी नहीं होगी, उसकी उपयुक्तता को सिद्ध करें। और ये बोल रहे हैं कि पुनः उपयोग में जो यान आ सकते हैं, जैसे कि क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल टेक ऑफ और हाइपरसोनिक उड़ान के लिए उपयुक्त हो। सिंपल शब्दों में आपको फिलहाल के लिए ये याद रखिए, इतनी भारी चीजों को अलावा, कि इनविक्टस जो परियोजना है वो किसके लिए लाई जा रही है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो है उसकी विकास करने के लिए। और हाइपरसोनिक एक यान बनाया जाएगा जो कि एक्सपेरिमेंटल यान होगा, और उसको अपने परीक्षण के दौरान उस यान को अपग्रेड भी किया जा सकता है। ठीक है, और कौन इसको कर रहा है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और यूनाइटेड किंगडम की फ्रेजर नैश। ठीक है, इतना इसमें ध्यान रखना। आगे देखते हैं क्या है। आगे है जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अब कोई जेवलिन पूछे कि जेवलिन क्या है, तो जेवलिन एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या है? भारत ने अमेरिका को यह बोला है कि आप एक काम करो, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसका संयुक्त उत्पादन करते हैं, है ना? ये बात भारत ने बोली, इसलिए न्यूज में आया है। अब जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कुछ नहीं है, आप इतना से ध्यान रखिए कि मध्यम दूरी की है और टैंक के रोधी मिसाइल है। अगर टैंक को बम से उड़ाना हो तो इस मिसाइल से उसको उड़ाया जा सकता है। ठीक है, और ये इतना हल्का है कि इसको कंधों पे लेके चलाया जा सकता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, और फायर एंड फॉरगेट का जो सिद्धांत है उस पे ये कार्य करती है, यानी कि इसको एक बार लॉन्च करो, ये अपने हिसाब से देख लेगी कि लक्ष्य कहाँ है कहाँ नहीं है, अपने हिसाब से ये मिसाइल चली जाएगी वहां। ठीक है, तो जेवलिन क्या है? एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि भारत ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग इसको दोनों को प्रोडक्शन करते हैं। फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पे काम करती है, साथ साथ में कंधों पर इसको ले जाया जा सकता है। ठीक है, अब ये हो गई हमारी जो सुर्खियों में जो भी हमारी छोटी छोटी न्यूज थी वो सारी हो गई। अब हम लोग बात करते हैं जो एक सुर्खियों में स्थल है उसके बारे में। ये वैसे बहुत बार न्यूज में रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सूडान है कंट्री हाल ही में जो न्यूज में रही है, और न्यूज में क्यों आया है ये कि सूडान का एक क्षेत्र है कोर्डोफन, वहां पे कुछ प्रतिद्वंदी सैन्य गुट थे, उनके बीच लड़ाई हुई एक तरह से, और वहां पे कुछ लोगों की जान चली गई, तो इसलिए सूडान न्यूज में आया है। अब सूडान की बात करें तो देखिए इसकी अवस्थिति आप लोग देख सकते हैं कि ये उप सहारा जो है, उप सहारा अफ्रीका है, और मध्य पूर्व जो है एक तरह से उसके चौराहे पे है। रेड सी इसके यहाँ पे है, इसके एक तरह से बात सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में रेड सी है, उत्तर में इजिप्ट है, लीबिया है, मतलब कौन कौन से देश इसके साथ सीमा बना रहे हैं, तो लीबिया हो गया, दक्षिण में साउथ सूडान हो गया, इधर इट्रिया हो गया, इथोपिया हो गया। ठीक है, तो ये सारे देशों के साथ इसकी सीमा बन रही है। ये एक महत्वपूर्ण है कि रेड सी के साथ इसकी सीमाएं लगती है। और देख लेते हैं इसमें खास क्या है, तो इसमें खास ये है कि स्थलीय सीमाओं की अगर बात करें तो मैंने बता दिया मिस्र हो गया, इट्रिया हो गया, इथोपिया हो गया, दक्षिणी सूडान हो गया, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और चाड लीबिया, इन सारे देशों से इसकी सीमाएं लगती है। समुद्री सीमा की बात करें तो इसकी समुद्री सीमा जो है वो लाल सागर से लगती है। ये एक बात महत्वपूर्ण है कि इसकी जो समुद्री सीमा है वो लाल सागर से लगती है। ठीक है, तो ये हमारा सुर्खियों में रहा स्थल हो गया, और उम्मीद है जो हमने पूरा डिस्कशन करा आज का न्यूज टुडे का, आप इससे आपकी एग्जाम में जरूर लाभान्वित होंगे। अब आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए और उन क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू।